सुप्रभात बच्चों, आओ पढ़े पाठ जुड़वा भाई। बच्चों, ये कहानी लिखी है मुंशी प्रेमचंद जी ने, प्रसिद्ध कहानीकार हैं। आपने इनकी अन्य कथाएं भी पढ़ी होंगी। मंत्र, कफन नहीं पढ़ी तो आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। बच्चों, जुड़वा का अर्थ होता है एक साथ पैदा होने वाले बच्चे। ठीक है, यहाँ दो भाई एक साथ पैदा हुए, दो लड़के, इसलिए दो जुड़वा भाई कहा गया। कहानी का शीर्षक है जुड़वा भाई। आओ देखिए क्या है कहानी में। पाठ परिचय। इस कहानी में दो जुड़वा भाई बचपन में अलग हो गए थे। एक जंगल में जानवरों के बीच पला और दूसरा राजा के घर में पला बढ़ा था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो जैसी संगति में रहता है वैसा ही हो जाता है। आई बात समझ में? आओ देखें कैसे वो जुड़वा भाई अलग हुए और कैसे अलग अलग जगह पले बढ़े तो उनमें क्या परिवर्तन आया और वो अलग क्यों हुए, सबसे बड़ा प्रश्न। आओ देखिए कहानी में। एक गांव में एक किसान था। उसकी पत्नी से कोई छोटा सा नुकसान का मतलब समझते हो ना, हानि, कोई चीज़ खराब हो जाना, टूट जाना भी हो जाता तो वह उसे बगैर का मतलब बिना सजा दिए ज़रूर देता था। सजा दिए ना छोड़ता था, बगैर सजा दिए ना छोड़ता। एक दिन बछड़ा गाय का दूध पी गया। इस पर किसान इतना झल्लाया कि पत्नी बेचारी रोती हुई घर से निकल गई। उसे यह न मालूम था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। वह किसी ऐसी जगह जाना चाहती थी जहाँ उसका पति उसे फिर ना पा सके। आई समझ में? एक किसान था तो उसकी पत्नी से कोई भी नुकसान हो जाता था तो किसान उसे बहुत डांटता था। एक दिन क्या हुआ, एक गाय का बछड़ा गाय का दूध पी गया। बच्चों, बछड़ा कहते हैं गाय के बच्चे को, और बछड़े को गाय से अलग बांधा जाता है, वरना वो अपनी माँ का दूध पी जाता है सारा। फिर किसान दूध निकाल कर बेचता कैसे? और उस दिन उसकी पत्नी गाय के बछड़े को अलग बांधना भूल गई होगी और बछड़ा गाय का दूध पी गया था। इस पर किसान बहुत झल्लाया मतलब बहुत चिड़चिड़ाया, उस पर बहुत गुस्सा किया उसने। उसकी पत्नी इतना रोई और दुखी हुई कि वो घर छोड़ के चली गई। और वो कहाँ जा रही थी उसे खुद नहीं पता था, लेकिन वो चाहती थी कि वो अपने पति से बहुत दूर चली जाए, क्योंकि वो बहुत दुखी थी और बहुत नाराज़ थी। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गई। देखिए वो कहाँ गई अब। पहले तो वह बहुत डरी। जंगल में गई तो डर लगना स्वाभाविक है कि कोई जानवर ना उठा ले जाए, मगर फिर सोचा मुझे क्या डर, जब दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है तो फिर मुझे जीकर क्या करना है, मरकर मुसीबत से तो छूट जाऊंगी। मगर उसे कोई जानवर ना मिला और वह रात को एक पेड़ के नीचे सो गई। बच्चों, वो चलते चलते जब जंगल में पहुंच गई तो पहले उसे डर लगने लगा, लेकिन वो दुखी थी। उसके अंदर उस समय नकारात्मक विचार, मतलब मन में आशा की कोई किरण नहीं थी, कोई खुशी नहीं थी उसके मन में। तो उसने सोचा कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है, कौन मुझे याद करने वाला कौन है, मेरा कोई अपना नहीं है, मुसीबत में एक परेशानी ही तो हूँ और ये जीवन की मुसीबत से भी मुझे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे कोई जानवर नहीं मिला जो उसे खा जाता, जो उसे मार डालता, और वह रात को एक पेड़ के नीचे सो गई। आई बात समझ में? दूसरे दिन उसने उसी जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। देखो, पहले दिन उसके अंदर नकारात्मक थी, दुख था मन में, लेकिन दूसरे दिन जीने की लालसा जगी और उसने क्या किया, वहाँ घास फूस से झोपड़ी बना ली और उसमें रहने लगी। लकड़ी और फूस की कोई कमी नहीं थी। सही बात है, जंगल में लकड़ी फूस की तो कोई कमी नहीं थी। मूंज भी काफ़ी मात्रा में थी। मूंज जानते हो क्या होता है? जो ने देखोगे झोपड़ी के ऊपर जो घास पड़ी रहती है ना, पीली पीली हल्की मस्टर्ड सी, उसको ही कहा जाता है मूंज। ठीक है, गांव में वो भी थी। दिन भर में झोपड़ी तैयार हो गई और उसने मूंज से छत बना ली। अब झोपड़ी दिन भर में बन गई थी। अब वह जंगल में लकड़ियां बटोरती और उन्हें आसपास के गांव में बेचकर खाने पीने का सामान खरीद लाती। इस तरीके से उसके दिन कटने लगे। झोपड़ी बना ली, लकड़ियां बेचकर वो अपना खाने पीने का सामान लाकर दिन काटने लगी। आओ देखिए अब क्या हुआ। कुछ दिनों के बाद उसके जुड़वा लड़के पैदा हुए।
बच्चों को पालने पोसने में उसका बहुत सा वक्त निकल जाता। वक्त का मतलब समय। और वह मुश्किल से लकड़ियां बटोर पाती थी, बहुत कठिनता से। मुश्किल का अर्थ हुआ कठिनता से। उसे अब रात को भी काम करना पड़ता, मगर इतनी मुसीबत झेलने पर भी वह अपने पति के घर न जाती थी। एक दिन वह दोनों बच्चों को लिए सो रही थी। आई बात समझ में बच्चों? पहले तो वो अकेले थी, जब उसके बच्चे हो गए तो उसको बच्चों की भी परवरिश करनी पड़ती थी, तो वो लकड़ियां बटोरने का समय नहीं निकाल पाती थी। तो रात को वो लकड़ियां बटोरती थी और वो इतना काम करती, इतनी मेहनत करती थी, लेकिन वापस अपने पति के घर नहीं गई, क्योंकि वो उनसे नाराज थी और उनके व्यवहार से बहुत दुखी थी। एक दिन वह दोनों बच्चों को लिए सो रही थी। गर्मी की रात थी। उसने हवा के लिए झोपड़ी का दरवाजा खुला छोड़ दिया था। अचानक रोने की आवाज़ सुनकर उसकी नींद टूट गई तो देखा एक बड़ा भारी भालू उसके बच्चे को उठाए लिए जा रहा है। बहुत गर्मी थी तो उसने झोपड़ी का दरवाज़ा खोल दिया था। अचानक मतलब एकाएक, गहरी नींद में सो रही थी बच्चों के लिए, एकाएक उसकी बच्चे के रोने की नींद से नींद खुली। देखा भालू उसके एक बच्चे को लिए जा रहा है। अब तो उससे रहा नहीं गया, वह उसके पीछे पीछे दौड़ी, मगर भालू जंगल में न जाने कहाँ घुस गया। वो बहुत तेज उसके पीछे दौड़ी, लेकिन भालू को पकड़ नहीं पाई। बेचारी छाती पीट पीट कर रोने लगी। छाती पीट मतलब अपने सीने को पीट पीट, छाती पीट मुहावरा होता है। बहुत कस कस के जोर जोर से रोने लगी। थोड़ी ही देर में उसके दूसरे लड़के की याद आई। थोड़ी ही देर में उसे दूसरे लड़के की याद आई। वो तो पहले वाले बेटे के गम में रो रही थी और भूल गई थी थोड़ी देर के लिए अपने झोपड़ी वाले बच्चे को। फिर उसे तुरंत उसकी याद आई। वह भागती हुई झोपड़ी में आई, मगर देखा कि दूसरा लड़का भी लापता है। लापता मतलब जिसका कोई पता नहीं है, खो गया है। वहाँ उसको दूसरा लड़का भी नहीं दिखा अपना। वह फिर छाती पीटने लगी। वह फिर अपना सीना पीटकर रोने लगी, खूब रोने लगी। उसकी जिंदगी का यही एक सहारा था, वह भी जाता रहा। वो बच्चों के लिए ही जी रही थी, ये उसकी ज़िंदगी का सहारा था। उसे लग रहा था आगे चलकर जब बच्चे बड़े होंगे तो हमारा जीवन सुधर जाएगा, है ना। तो वो बहुत दुखी हुई और इतना दुखी हुई, वह दुख की मारी दूसरे ही दिन मर गई। वो इतना दुखी हुई कि दूसरे दिन उसकी मृत्यु हो गई। आगे आओ देखिए। भालू उस बच्चे को लेकर अपनी मांद में घुस गया। मांद मतलब जानते हो, गुफा। भालू लोग अपनी जिसको गुफा बनाते हैं ना, घर, भालू के घर को, ठीक है, मांद कहते हैं। और अपने बच्चों के पास छोड़ दिया। बच्चों को हंसते खेलते देखकर भालू के बच्चों को ना मालूम कैसे उस पर तरस आ गया। वो जो बच्चा था ना, वो हंस रहा था, खेल रहा था, तो भालू के बच्चे को भी, वो भी तो बच्चे थे, और उनको बच्चा देखकर उस पर तरस में दया आ गई, करुणा आ गई। पशु कभी कभी बालकों पर दया करते हैं। बालकों मतलब बच्चों पर। यह लड़का भालू के बच्चों के साथ रहने लगा। उन्हीं के साथ खेलता, उन्हीं के साथ खाता और उन्हीं के साथ रहता। समझ में आए? जिस बच्चे को भालू उठा ले गया था, भालू के बच्चों को उस पर दया आ गई और वो उसके साथ घुल मिल गए। और वो घुल मिल गए तो उन्हीं के साथ वह खेलता था, उन्हीं भालू के बच्चों के साथ, वैसा ही खाता और उनके साथ ही रहता। धीरे धीरे वह उन्हीं की तरह चलने भी लगा। अब वो उनकी तरह, जो बच्चा था ना मनुष्य का, वो भालू की तरह ही चलने लगा। उसकी सारी आदतें जानवरों जैसी हो गई। मनुष्य की तरह कोई भी आदत नहीं थी, भालू जैसी उसकी सारी आदत हो गई। वह सूरत से आदमी मगर आदतों से भालू था और उन्हीं की बोली भी बोलता था। वह भालू की बोली भी बोलने लगा वह बच्चा, क्योंकि उसने वही बोली सुनी थी, उसने मनुष्यों की बोली ही नहीं सुनी थी। आओ देखिए अब दूसरे लड़के का क्या हाल हुआ, जिसको, क्योंकि वो भी झोपड़ी में उसे नहीं मिला था। अब दूसरे लड़के का हाल सुनो। जब उसकी माँ उसके भाई की खोज में चली गई थी तो झोपड़ी में एक नई बात हुई। भाई क्या नई बात हुई? एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में आया था और अपने साथियों से अलग होकर भूखा प्यासा इधर उधर भटक रहा था। अचानक यह झोपड़ी देखी तो दरवाजे पर आकर पुकारने लगा, कोई अंदर हो तो मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, मैं बहुत प्यासा हूँ।
बात समझ में आई? जब उसकी माँ भाई की खोज में गई थी तो उसी समय उसकी झोपड़ी में एक ऐसा राजा आया जो जंगल में शिकार खेलने आया था और अपने साथियों से अलग हो गया था, भटक रहा था, मतलब रास्ता ढूंढ रहा था। शिकारी उसके साथी अलग हो गए थे और वो अलग। उसको जब ये झोपड़ी दिखाई दी तो उसने बाहर से झोपड़ी देखकर वो बहुत खुश हुआ और उसने आवाज़ लगाई, झोपड़ी में कोई है तो मुझे पानी पिला दो, मैं बहुत प्यासा हूँ। मगर जब बच्चे के रोने के सिवाय उसे कोई जवाब न मिला, सिवाय मतलब अलावा, यानी कि झोपड़ी के अंदर से सिर्फ बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी और कोई जवाब नहीं आया। तो वह झोपड़ी में घुस गया, देखा कि एक बच्चा पड़ा रो रहा है, यहाँ कोई नहीं है। वह बाहर निकलकर चिल्लाने लगा कि यहाँ कौन रहता है, जल्दी आओ, तुम्हारा बच्चा अकेला रो रहा है। जब कई बार पुकारने पर भी कोई नहीं आया तो उसने समझा कि इस बच्चे की माँ को कोई जानवर उठा ले गया है। राजा के कोई लड़का ना था, उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और घर चला आया। वो झोपड़ी के अंदर गया, राजा उसने देखा कि वहाँ कोई मनुष्य, कोई बड़ा नहीं था, सिर्फ एक बच्चा लेटा था और अकेला बच्चा रो रहा था। तो उसने झोपड़ी से बाहर निकलकर चिल्लाया कि इसकी माँ कहाँ है, जल्दी आओ, ये बच्चा तुम्हारा अकेला रो रहा है। लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया, कोई आया ही नहीं। तो राजा ने सोचा लगता है इसकी माँ को कोई जंगली जानवर उठाकर ले गया है, इसलिए वो दयावश उस बालक को, उस बच्चे को अपने घर ले आया। क्योंकि राजा के कोई भी लड़का नहीं था, राजा के भी कोई लड़का नहीं था, तो उसको दया आ गई और वो उसको उठा लाया। 20 वर्ष बीत गए, किसान का अनाथ बच्चा राजा हो गया। अब इस घटना को कितने वर्ष बीत गए? 20 वर्ष। जो किसान का अनाथ मतलब जिसके माता पिता का पता ना हो, माता पिता ना हो, ठीक है, वह बच्चा राजा बन गया। कौन सा? जिसको राजा उठा ले गया था। वह बड़ा विद्वान और चतुर निकला। अब राजा के घर पड़ा बड़ा तो अच्छी शिक्षा दीक्षा हुई तो विद्वान निकला और चतुर भी निकला। बहादुर भी ऐसा था कि इतनी सी उम्र में उसने अपने बहुत से दुश्मनों को हरा दिया और वो बहुत बहादुर था। इतना बहादुर था कि छोटी ही उम्र में उसने अपने बहुत से दुश्मनों को हरा दिया। एक दिन नए राजा साहब कौन है? समझ में आया? ये वही लड़का, उसी किसान की पत्नी का लड़का जो झोपड़ी में था, जिसको राजा उठा लाए थे। अब वह राजा बन चुका था, वह लड़का राजा बन चुका था। तो नए राजा साहब शिकार खेलने गए मगर कुछ हाथ ना लगा। अब ये राजा भी, जब नए वाले राजा शिकार खेलने गए तो कोई भी शिकार इनके हाथ नहीं लगा। निराश होकर, निराश मतलब जिसकी कोई आशा ना हो, है ना, निराश होकर घर की ओर लौट आ रहे थे। इतने में उन्होंने देखा कि एक अद्भुत जानवर एक बड़े हिरन को कंधे पर लादे भागा जा रहा है। निराश मतलब आशा नहीं थी कि अब कोई भी जानवर हाथ लगेगा, तो वो लौट रहे थे। फिर उन्होंने देखा अद्भुत मतलब अनोखा, जिसको पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा जानवर एक बड़े से हिरन को लेकर भागा जा रहा था। उसकी शक्ल बिल्कुल आदमी की सी थी, मनुष्यों जैसी थी उस अद्भुत जानवर की शक्ल। सिर, दाढ़ी, मूंछ के बाल इतने बढ़ गए थे कि उसका मुंह करीब करीब बालों से ढक गया था। मुंह पर बिल्कुल भौं के बाल, आँख के बाल, दाढ़ी के बाल, पूरा मुंह ढक गया था। उसे देखकर राजा ने तुरंत, फौरन का अर्थ होता है तुरंत, घोड़ा रोक लिया और उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश करने लगे। क्योंकि वो उसे अनोखा जानवर लग रहा था और मनुष्य जैसा लग रहा था, उसके बाल बड़े हुए थे, उसका चेहरा ढका हुआ था। इसलिए राजा ने सोचा कि इसे तो जिंदा पकड़ूंगा, है ना, कोशिश करने लगे। वह जानवर हिरन को जमीन पर रखकर राजा की ओर दौड़ा। राजा साहब शिकार खेलने में चतुर थे। उन्होंने तलवार निकाली और दोनों में लड़ाई होने लगी। आखिर वह जानवर जख्मी हो गया। वह जानवर कौन? वही लड़का। वह जानवर जैसा हरकतें कर रहा था ना, इसलिए उसने यहाँ लिखा है वह जानवर। जख्मी मतलब घायल हो गया, क्योंकि राजा के पास तो तलवार थी और वो हाथ से लड़ रहा था, है ना। जख्मी हो गया, घायल हो गया।
राजा साहब ने उसे अपने घोड़े पर लाद लिया, घोड़े पर लाद लिया, घायल को घोड़े पर लाद लिया मतलब घोड़े पर डाल दिया और अपने घर लाए। कुछ दिनों तक तो वह पिंजड़े में बंद रखा गया। समझ में आया? पिंजड़े में उसे रखा गया, क्योंकि उसकी हरकतें तो मनुष्यों जैसी थी ना, लेकिन राजा को लग रहा था ये है कौन, क्या है, जानना चाहता था। इसीलिए पहले उसको काबू में करने के लिए पिंजड़े में रखा, फिर कभी कभी बाहर निकाला जाने लगा। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगी। जब उसे बाहर निकाला जाता, वो देखता यहाँ के लोग कैसे हैं, क्या है, क्योंकि मनुष्य तो था ही, तो जल्दी ही उन आदतों को सीखने लगा। आदतें बदलने लगी, वह आदमियों की तरह चलने लगा। और अब वह आदमियों की तरह, मनुष्यों की तरह चलने लगा था। पहले भालुओं के साथ था तो भालू जैसे चलता था, अब मनुष्यों की तरह चलने लगा था और उन्हीं की तरह बोलने भी लगा। और देखो, वह मनुष्यों की तरह अब बोलने भी लगा। पहले तो भालू की तरह बोलने लगा था ना, अब मनुष्य की तरह बोलने लगा। उसके बाल काट दिए गए और कपड़े पहना दिए गए। अब उसके बाल भी कटवा दिए राजा ने, और अच्छे अच्छे कपड़े भी दिए उसे। देखने वालों को अचंभा होता था, अचंभा मतलब आश्चर्य होता था कि इस आदमी की सूरत राजा साहब से इतनी मिलती है। अब जब उसके बाल कट गए, उसने अच्छे कपड़े पहन लिए, तो उसकी सूरत साफ साफ दिखने लगी। और जब सूरत दिखने लगी तो लोगों ने देखा कि उसकी सूरत तो राजा साहब से मिलती जुलती है। मगर यह किसे मालूम था कि वह राजा साहब का जुड़वा भाई है, जिसे भालू उठा ले गया था। पर यह तो किसी को नहीं पता था कि वह राजा साहब का ही भाई है, जुड़वा, जिसे एक दिन भालू उठाकर ले गया था। तो देखा बच्चों, किस तरीके से अलग अलग परिवेश में रहने के कारण दोनों भाइयों का स्वभाव है ना, दोनों भाइयों की हरकतें, सब कुछ बिल्कुल अलग अलग थी। तो इसीलिए कहा गया है संगति का असर होता है। अच्छी संगति करोगे तो अच्छी चीज़ें सीखोगे, बुरी संगति करोगे तो बुरी चीज़ें सीखोगे। हमेशा ध्यान में रखो, अच्छी मित्रता करो। देखो इसमें क्या संदेश दिया है, संगत का असर सभी प्राणियों पर पड़ता है। समझ में आया? संगत का असर सभी प्राणियों पर पड़ता है। आगे देखो, ये कहानी लिखी थी प्रेमचंद जी ने। ठीक है, ये है प्रेमचंद जी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। थैंक यू।